आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई लव हेट स्टोरी मेरे यानी कृतिका के साथ ओनली ऑन बुक ऑडियो। कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा व्याप्त था। बस कमरे के बीचों बीच एक मेज पर कुछ कैंडल्स जल रही थी और वह कैंडल एक केक पर लगी हुई थी। लगता था किसी का बर्थडे है। मेज के पास एक कुर्सी पर अक्षय बैठा था, उदास और गमगीन। लगातार कैंडल्स की लौ को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू मचल रहे थे। पर ये क्या? एकाएक वो ठहाका मारकर हंसने लगा और काफी देर तक हंसता रहा। पर जब रुका तो आंखें भीगी थीं। आंसुओं से उसका पूरा चेहरा भीगा हुआ नजर आ रहा था। अनोखे लाल, तेज तर्रार, खुद को शर्लॉक होम्स का बाप समझता था। साला। अक्षय के चेहरे के भाव बड़ी तेजी से बदले थे। जहां थोड़ी देर पहले वह गम में डूबा दिख रहा था, वहीं अब उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान बिखर पड़ी थी। चेहरा ऐसे चमका था जैसे विश्व विजेता बन गया हो। हमारा प्लान ही ऐसा था कि सैकड़ों अनोखे लाल को तिगरी का नाच नचा सकता था। तभी उसके पीछे कोई जनाना आवाज सुनाई पड़ी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा जाने मन। अक्षय मुस्कुराते हुए आवाज की दिशा में पलटकर देखते हुए बोला, जबकि वह दूसरा शख्स मेज के पास खाली पड़ी कुर्सी पर अभी आकर बैठा। वह जूही थी, दीक्षा की खास सहेलियों में से एक। तुम्हारे दिमाग की तो मैं हमेशा तारीफ करता था, पर अब तो मैं तुम्हारा मुरीद हो गया हूं। अक्षय ने उसकी ओर प्रशंसनीय नजरों से देखा। वह गर्व से और अकड़ गई। मेरे हुस्न के तो तुम पहले से ही मुरीद थे, जूही शरारती अंदाज में बोली। यू आर राइट, अक्षय बोला और मेज पर रखा चाकू उठा लिया। आज हमारी खुशी दोगुनी हो गई है। एक तो प्लान की कामयाबी, दूसरी तुम्हारा आज बर्थडे है। दोनों खुशियों को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। चलो ये लो चाकू और केक काटो। जूही ने उसके हाथ से चाकू ले लिया और केक काटा। एक टुकड़ा उठाकर अक्षय के मुंह में रखा। अक्षय ने दूसरे केक का टुकड़ा उसको खिलाया। आज मैं राधा मोहन और जगजीवन से बदला लेकर कितनी खुश हूं, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जूही केक खाते हुए प्रसन्नता से बोली, उन दोनों कमीनों की वजह से मैंने कितने दिनों तक खून के आंसू रोए थे। अब वे दोनों खून के आंसू रोएंगे, वो भी जिंदगी भर। मेरा बस चले तो कमीनों को 7 जन्मों तक खून के आंसू रुलाऊं। जूही के मुंह से अंगारों में लिपटे शब्द निकले। कुछ पल के लिए वह घायल नागिन जान पड़ी। कुछ पल खामोशी से बीते। अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो मैं अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होती। जूही अक्षय का आभार प्रकट करते हुए बोली, थैंक्स अ लॉट। इसमें थैंक्स की क्या बात? क्या हम और तुम अलग हैं? नहीं, हम दोनों तो बचपन से दोस्त हैं, प्रेमी हैं, और मुझे अपने प्यार पर, तुम पर बहुत गर्व है। और मुझे भी। पर कामयाबी का श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। मैंने तो केवल एक्टिंग की, बाकी सब राइटिंग, डायरेक्शन सब तुम ही नहीं किया है। वैसे तुमने अपना प्लान जब पहले सुनाया था तो मुझे नहीं लगा था कि हमें कामयाबी हासिल होगी, पर तुम्हारे दिमाग पर तो मुझे पूरा भरोसा था और सच में हम कामयाब हो गए। सब तुम्हारे आला दिमाग का करिश्मा है। हम कामयाब हुए क्योंकि हमें किसी भी सूरत में हार मंजूर नहीं थी। जब कोई एक ही चीज को लक्ष्य बनाकर संपूर्ण लगन से काम करे तो उसे कामयाबी मिलती ही है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। वैसे जूही ने पहलू बदला। पहले मेरे दिमाग में उन दोनों से बदला लेने के लिए कोई प्लान नहीं सूझ रहा था, पर कॉलेज में जब पता चला कि दीक्षा राधा मोहन की इकलौती और बिगड़ैल संतान है और वह तुम पर फिदा है, तो प्लान बनने लगा। तुमने मुझसे उससे नजदीकियां बढ़ाने को कहा था, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। सो मैंने दीक्षा का प्यार स्वीकार कर लिया। वैसे मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैं जानती हूँ, जूही मुस्कुराई। तुमने दीक्षा को अपने प्यार में दीवाना बनाकर मेरे प्लान के पहले चरण को पूरा कर दिया था। फिर मैं दूसरे स्टेप के बारे में सोचने लगी थी, क्योंकि तब तक पूरा प्लान मैंने ही नहीं बनाया था। कई आइडियाज आ रहे थे पर जच नहीं रहे थे।
ऐसे में तुमने मुझे बताया कि राधा मोहन दीक्षा के बिगड़ैल स्वभाव से तंग आकर उसे सुधारना चाहता है और तुमसे मदद मांगता है। उसे तुम्हारे और दीक्षा के प्यार से कोई ऐतराज़ नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे ज़रिए राधा मोहन के जहन में दीक्षा के तुम्हारे साथ भागने वाला आइडिया दिया। राधा मोहन को कोई दूसरा विकल्प नज़र भी नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे वह आइडिया बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो आइडिया भी बड़ा बेहतरीन था और आगे का प्लान तो हाँ पे ही डिपेंड था। मना कर देता तो कुछ और सोचना पड़ता, क्योंकि मैं उसे मारना नहीं बल्कि तड़पाना चाहती थी, उसे खून के आंसू रुलाना चाहती थी। इसीलिए मैंने तुम्हारे ज़रिए दीक्षा को गोली मारकर सरप्राइज्ड करने का आइडिया राधा मोहन के जहन में डाला। ये बात बनती तभी मेरा प्लान कामयाब होता। एक तीर से 2 शिकार, बल्कि ये कहो कि एक तीर से 3 शिकार वाला प्लान। मुझे पूरा विश्वास था कि वो ये विचित्र लगने वाली बात को मान लेगा, क्योंकि मैंने अखबार में उसके बारे में कई इंटरव्यूज़ पढ़े। उसे हर काम बड़ी डिफरेंट ढंग से करने का शौक था। दीक्षा सुधर जाएगी इस बात का मुझे पूरी तरीके से विश्वास था, क्योंकि बुरी परिस्थितियां व्यक्ति को तराशने का, इंसान को इंसान बनाने का कार्य करती हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी होते हैं जो हालातों से कुछ भी नहीं सीख पाते और ज़रा भी नहीं बदलते। और तुम्हारा ये आइडिया 100% सच साबित हुआ। होना ही था। जो ही कुछ पल के लिए रुकी, फिर पुनः बोली, राधा मोहन से बदला लेने का तो पूरा खाका तैयार किया था मैंने। बचा था तो केवल जगजीवन। मैं उसे भी नहीं बख्शने वाली थी, पर सोच रही थी कि एक तीर से दोनों का शिकार अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए तुमने मुझसे कहा था कि मनीष को किसी तरह दीक्षा को सुधारने के लिए बनाए प्लान के बारे में सुनाया जाए, ऐसे कि उसे शक भी ना हो कि प्लान जानबूझकर सुनाया जा रहा है उसे। हाँ, क्योंकि मैंने मनीष की जो रीडिंग की थी उसके मुताबिक वह डर फिल्म का शाहरुख खान वाली फितरत इंसान का था। मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं वाली भावना उसमें थी। मुझे भरोसा था कि उसे प्लान पता चला तो वह ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगा, और मैं ये चाहती भी थी। तभी तो एक तीर से 2 शिकार होते। फिर वो मौका तुम्हें अपनी बदकिस्मती से मनीष ने खुद दिया। यहाँ पर आराध्या द्वारा गिफ्ट किया गया मैजिक पेन और भी मददगार साबित हुआ। अच्छा, वैसे आराध्या का मैजिक पेन तुम्हें ठीक समय पर ना मिलता तो तुम क्या करते? जैसा कि हमारा प्लान था, मुझे ऐसा लगता था कि मनीष को प्लान के बारे में जब भी बताऊं तो वह बातें रिकॉर्ड कर लूं, ताकि आगे उसके खिलाफ इस्तेमाल करने में वह एक मोहरा साबित हो। उस दिन अगर मनीष मेरे घर पर नहीं आया होता तो मैं उसके पास खुद ही जाने वाला था। और ये आइडिया आराध्या द्वारा जब मुझे मैजिक पेन मिला और उसकी खासियत पता चली, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि आराध्या के जाने के बाद मैं मनीष से मिलूंगा और किसी बहाने से उसके साथ ड्रिंक करूंगा। मुझे पता था कि मनीष जरूर ड्रिंक करेगा और उसे प्लान के बारे में बता दूंगा और वो बातें मैजिक पेन में रिकॉर्ड कर लूंगा। पर इसकी नौबत ही नहीं आई। मनीष खुद मेरे पास आ गया और सारा काम आसान हो गया। वो कहते हैं ना कि इरादा नेक हो तो किस्मत भी, ऊपर वाला भी सब साथ देते हैं। तुमने सही कहा। तभी तो दीक्षा परेशान होकर तुम्हारे पास भागने के लिए उसी दिन आ गई थी। इसके बाद प्लान की एक डोर तुम्हें संभाली थी, जो तुमने बखूबी संभाली, और दूसरी यहाँ राजनगर में मुझे मनीष को देखना था कि देखें वह प्लान जानने के बाद क्या करता है। मेरी नज़र हमेशा उस पर रहे, तभी मैं उसके इरादे जान पाई कि वह वही कर रहा है जो मैं चाहती थी। रुक कर वह पुनः बोली, प्लान का अंतिम और इम्पॉर्टेंट भाग तो तब होना था जब तुम राजनगर आकर होटल में ठहरते। इधर तुम राजनगर वापस लौटे, उधर उसके एक दिन पहले ही मनीष ने असली गोलियां खरीदी। उसी दिन जगजीवन ने नकली गोलियां खरीदकर राधा मोहन को दी थी, और ये बात मनीष को भी पता चल गई थी। फिर रात के वक्त राधा मोहन के घर पर जाकर गोलियों में अदला बदली की, जो कि मेरी नज़र उस पर बराबर थी। पर मनीष केवल इतने से ही नहीं फंसता। इसके लिए मैंने उसके घर पर वो ब्रेसलेट उठाया था और रात के वक्त उसके पीछे पीछे गई थी। पर मैं कुछ देर के लिए ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए थोड़ी देर बाद वहां पहुंची। पर रास्ते में उसे कार से वापस जाते देखा तो मैं समझ गई कि वह अपना काम कर आया है। फिर मैं राधा मोहन के बंगले के पिछवाड़े पहुंची। तुम्हें पता था कि राधा मोहन का बेडरूम कहाँ था?
राधा मोहन रिवॉल्वर वगैरह कहाँ रखता था ये सब तुमको पता था, क्योंकि तुम दीक्षा की पक्की सहेली थी और उसके साथ कई बार तुम उसके घर पर जा चुकी थी। उस बेवकूफ ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी पूरा घर घुमाया था, बल्कि काफी जानकारी भी दी थी। यहाँ तक कि राधा मोहन के बेडरूम में रखी मेज की दराज में रिवॉल्वर की गोलियां भी उसने निकालकर मुझे दिखाई थी। तभी तुम्हें सब पता था। जवाब में जूही मुस्कुराई। सही कहा। घर में ड्रेन पाइप की सहायता से जैसे मनीष कमरे में गया था वैसे ही मैं भी गई और उसका ब्रेसलेट वहां पर प्लांट कर दिया, ताकि भविष्य में पुलिस की खोजबीन में वह ब्रेसलेट मनीष को फंसा सके। और इधर मैं मैजिक पेन में बातें रिकॉर्ड करके पुलिस को सुनाता, उधर मनीष का ब्रेसलेट राधा मोहन के बेडरूम में मिलता, तो उसका फंसना तो तय ही था। हाँ, और उसकी सबसे खास वजह यह भी थी कि उसने सच में गोलियां बदली थी। सच में प्लान तो एकदम परफेक्ट था। हमने केवल भाग दौड़ की, बाकी का सारा काम दुश्मनों ने खुद कर दिया। दीक्षा राधा मोहन के हाथों मरी, दीक्षा राधा मोहन के हाथों मरी, जिसके लिए राधा मोहन सारी उम्र तड़पेगा। गोलियां बदलने की वजह से मनीष को जेल हो गई और लंबी सजा होगी। जगजीवन अपने इकलौते बेटे का हश्र देखकर सारी उम्र तड़पेगा, उसके किए पर शर्मिंदगी से रोएगा सारी उम्र। यही तो मैं चाहती थी। जानकी मोहन बीच में बेकार में पिस गया। बेकार में नहीं, दौलत के लालच में। वह पट्टा भी कमाल का था, हमें तो उसके प्लान के बारे में भनक तक न थी। अक्षय प्रशंसनीय स्वर में बोला, क्योंकि वह हमारे टारगेट में नहीं था। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जैसा उसने किया वैसा भुगतेगा। वैसे उसने थोड़ी नादानी कर दी, इसीलिए वो पकड़ा गया। जूही बोली, क्या? उसे हरिराम का साथ नहीं लेना चाहिए था। साथ लिया था तो छुपा कर रखता। हिल स्टेशन या कानपुर में नहीं ले जाना चाहिए था। इतना सब भी किया था तो एक्सीडेंट के वक्त सही से देखना चाहिए था कि वह मर गया कि नहीं। वैसे हरिराम हमारे लिए भी फायदेमंद साबित हुआ। कैसे? उसने मनीष की शिनाख्त करके उसे जेल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सो तो है। जूही अदा से मुस्कुराई। इरादे नेक हो तो किस्मत न जाने कहां कहां से ऐसे मददगार भेज देती है। मनीष ने अपने बचाव के लिए जानकी मोहन की घड़ी राधा मोहन के बेडरूम में प्लान कर दी थी। वो जानकी मोहन को फंसाना चाहता था। बेवकूफ था। नहीं जानता था कि हमने उसके खिलाफ कितने तगड़े सबूत प्लान किए थे। वह किसी कीमत पर नहीं बच सकता था। लेकिन सहसा जूही गंभीर हुई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो क्या? अक्षय उसकी आंखों में गंभीरता से झांका। यही कि न जाने क्या सोचकर वह कहते कहते रुक गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। बात क्या है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि बात कुछ गंभीर है। तुम मुझसे छुपा क्यों रही हो? अक्षय नाराज होने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जूही ने टालने की पूरी कोशिश की। तो बताओ फिर। अक्षय ने जोर दिया। उसकी जिद के आगे जूही को झुकना ही पड़ा। गला साफ करके वो झिझकती हुई बोली, मनीष को फंसाने के लिए उसका ब्रेसलेट जब मैं राधा मोहन के बेडरूम में प्लान करने रेन पाइप से उतर रही थी तो उसमें लगी लोहे की पत्ती से मेरा बांह घायल हो गया था। क्या? अक्षय उछल पड़ा। लेकिन अनोखे लाल तो कह रहा था कि हरिराम उस पत्ती से घायल हुआ था। मैंने कब कहा कि वो नहीं हुआ होगा? वह भी हुआ होगा, पर क्या? हरिराम का ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप एक, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अक्षय बीच में बोल पड़ा। ब्लड ग्रुप तो अक्सर मिल ही जाते हैं। ब्लड ग्रुप का एक होना बड़ी बात नहीं है। फिर? पर एक जैसी बीमारी होना। क्या? अक्षय बुरी तरह चौंका और हैरत से जूही की तरफ देखने लगा। क्या कहा तुमने? एक जैसी बीमारी? मतलब तुम्हें भी ब्लड कैंसर? जूही ने गर्दन झुका ली। अक्षय आवाक बैठा उसे देखता रहा। जूही नजरें नीचे किए बैठी रही। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजरे। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अक्षय ने उसे डांटते हुए चिंतित स्वर में बोला। पहले मुझे भी मालूम नहीं था। तुम जब दीक्षा के साथ कानपुर में थे तब मुझे पता चला। एक दिन तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल गई और वहां पर खून की जांच कराई तो उसमें पता चला कि मुझे कैंसर है। तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। अक्षय नाराज होने लगा, पर उसकी नाराजगी में जूही के लिए फिक्रमंद होना साफ साफ दिख रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ प्लान की कामयाबी के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा था।
तुम्हें अपने कैंसर के बारे में बताती तो तुम फ़ोन करके तुरंत मेरे पास चले आते, और ऐसा करने से बना बनाया प्लान चौपट हो जाता। मैं किसी भी कीमत पे ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। प्लान की कामयाबी जान से ज़्यादा ज़रूरी थी। हाँ, अक्षय उसके कठोर होते चेहरे को अपलक देखता रहा। पर तुम परेशान मत हो, डॉक्टरों का कहना है कि अभी शुरुआती है, कैंसर ठीक हो सकता है। जूही ने अक्षय की टूटती हुई आस को बांधते हुए कहा। चलो शुक्र है, अक्षय को बड़ी राहत मिली। जूही धीरे से मुस्कुराई, फिर सोच कर बोली, ब्लड ग्रुप मिलना सामान्य बात लगती है, पर बीमारी भी एक है। देखने में बड़ी बात लगती है, पर है नहीं। मतलब यह अजीब इत्तेफाक है कि तुम्हारा व हरिराम का ब्लड ग्रुप एक ही है और एक ही बीमारी। ऐसे इत्तेफाक ढूंढो तो सैकड़ों निकल आएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स नॉट अनकॉमन थिंग। तभी कमरे में तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से गूंजी। साथ ही साथ कमरे में लाइट जली और वे दोनों उछल पड़े, बुरी तरीके से हैरत में डूबे और आवाज की दिशा में पलटे। उनके चेहरों पर दहशत, डर हावी होता चला गया जब उन्होंने कमरे की दीवार के पास इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास अनोखे लाल को खड़ा पाया, जिसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान बिखरी हुई थी, पर इस समय उसकी मुस्कान जहर से डूबी तलवार जान पड़ रही थी। दोनों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी शेर को देख लिया हो। कुछ देर उन दोनों की सहमी डरी हुई बदहवास सी हालत का वह मजा लेता रहा, फिर बोला, मुझे यहाँ पर देख के लगता है कि तुम लोगों को काफी गहरा झटका लगा है। दोनों में से किसी के बोल नहीं फूटे, जबकि वह सधी हुई चाल में चलता हुआ उनके नजदीक पहुंचा और बारी बारी से दोनों को देखा, मुस्कुराया। मुस्कुराहट बड़ी कातिलाना थी। बैठने को नहीं कहोगे? उसने मुस्कुरा कर कहा। कैसे कहोगे? कुर्सियां तो यहाँ पर 2 ही हैं। कोई बात नहीं, मैं खड़ा रहता हूँ। वैसे भी मुझे खड़े रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, मेरी आदत है। फिर उसने अक्षय की तरफ देखा। लगता है किसी का बर्थडे है। किसका है? उसने पूछा। उन दोनों को थूक निगलना भी मुश्किल हो रहा था। जवाब कौन देता? अरे मैं तो भूल ही गया। कुछ देर पहले ही मैंने तुम दोनों के मुंह से सुना था कि केक दोहरी खुशी में काटा जा रहा है। एक जूही का बर्थडे और दूसरे प्लान की कामयाबी। आप यहाँ पर कब से थे? उखड़ी सांसों को कंट्रोल करती हुई जूही ने पूछा। शुरू से, उसने मुस्कुराकर बड़ी अदा से कहा। शुरू से यानी आपको पता था सब कुछ? जूही की बात बीच में काट कर वह खीसे निपोरते हुए बोला। आपको हमारा प्लान भी पता था? अक्षय ने भी हिम्मत करके पूछ लिया। अभी भी पूछने की जरूरत है क्या? मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें समझ जाना चाहिए। अक्षय निराश भाव से बंगले झांकने लगा। कैसे पता था आपको हमारा प्लान? जूही ने हैरत में डूबकर यह सवाल किया। ये प्रश्न ठीक है, वैसे अभी पूछ लिया होता कि कब प्लान के बारे में पता चला तो ज्यादा बढ़िया होता। खैर, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा। जो पूछा है वो भी और जो नहीं पूछा है वो भी, पर सब कुछ शायद मैं ना बता सकूं। लेकिन डोंट वरी, मैं किसी को बुला लेता हूं। सब कुछ बताने में फिर ज्यादा सहूलियत मिलेगी। किसको? आ जाइए, अनोखे लाल थोड़े तेज स्वर में बोला। फिर कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ। उसे देखकर उन लोगों के तो होश ही उड़ गए, पलके झपकाना ही भूल गए। चेहरों पर लगा मुर्दानगी छा गई है। दीक्षा कैसे जिंदा हो गई? होश संभाला तो जूही ने हकबकाए स्वर में पूछा। उसके सामने दीक्षा खड़ी थी, जिंदा, सही सलामत, जिसका अंतिम संस्कार कुछ देर पहले ही हो चुका था। जूही से ज्यादा अक्षय का बुरा हाल था। वह तो बस एकटक उसे देखता ही रहा, मुंह से बोल तक ना फूट रहा था। और फिर एक और शख्स ने आकर सबको चौंका दिया, और वो था राधा मोहन। मुझे जिंदा देखकर हैरत हो रही है ना? दीक्षा जहरीले स्वर में बोली। ऐसी ही हैरत मुझे भी हुई थी जब मुझे तुम्हारी असलियत का पता चला था। कुछ रुक कर दीक्षा डबडबाई आंखों से बोली। जिसे मैंने अपना मन मंदिर का देवता मान लिया था, जिसके लिए मैंने अपना घर बार देवता स्वरूप पिता को छोड़कर भागी थी, वह किसी और के साथ मिलकर मेरी मौत की तमन्ना कर रहा था, मेरी कब्र खोदने का इंतजाम कर रहा था, और मैं बेवकूफ तो समझ ही नहीं पाई। अक्षय उससे नजरें भी नहीं मिला सका और परे देखने लगा।
तुम्हें हमारा प्लान कैसे पता चला? जूही ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए पूछा। दीक्षा कड़वी हंसी हंसी। मुझे तो शायद कभी नहीं पता चलता, पर तुमने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर इरादे नेक हो तो किस्मत न जाने कहां कहां से मददगार भेज देता है। और किस्मत से ही मुझे भी मदद मिली, और वो भी समय पर। जरा भी देर होती तो तुम और तुम्हारा प्लान जरूर कामयाब हो जाता। जूही ने सावलिया नजरों से पहले अक्षय को घूरा, फिर दीक्षा को। जबकि क्षणिक मौन रहने के बाद दीक्षा पुनः बोली, राजनगर आकर हम दोनों जब होटल में ठहरे थे ना, कमरे का फोन खराब था, इसीलिए मैंने खाने का ऑर्डर व फोन ठीक करने की शिकायत करने रिसेप्शन पर चली गई। वहां मुझे सुमाया मिली। जूही तन कर बैठ गई। हालांकि मैं उसे जानती नहीं थी, पर वह मुझे जानती थी। उसने मुझे तुम्हारे यहाँ लगी एक कॉलेज फंक्शन के दौरान खींची फोटो में देखा था, इसीलिए जब होटल में उसने मुझे देखा तो मेरे पास चली आई। उसने मुझे अक्षय के साथ होटल में देखा था, और इस बात को उसने मुझसे कहा क्योंकि उसकी जानकारी में तो तुम और अक्षय बचपन के दोस्त और प्रेमी थे और शादी के लिए जल्द ही ख्वाहिशमंद थे। उसकी बातों ने मुझे चक्कर में डाल दिया था, क्योंकि इस बारे में कभी भी तुम दोनों ने मुझसे जिक्र भी नहीं किया। मैंने सोचा हो सकता है पहले तुम दोनों की दोस्ती रही हो, बाद में ब्रेकअप हो गया हो, वो जैसे आजकल आम बात है। पर दिमाग में एक अनचाही उलझन तो आ ही गई थी, और वो तब और बढ़ गई जब मैं कमरे में वापस पहुंची। अक्षय फोन पर किसी से बात कर रहा था और मुझे मालूम हुआ कि वो तुम थे। प्लान के बारे में ही बात चल रही थी। बातचीत में केवल इतना पता चला कि अक्षय किसी के साथ मिलकर मेरे पापा के हाथों मुझे मरवाना चाहता है। रिवॉल्वर की नकली गोलियों को कोई बदलेगा, कौन, ये पता ही नहीं था। मतलब प्लान के बारे में थोड़ा बहुत ही पता चल पाया, पर जितना भी पता चला उसने मुझे हैरत में डाल दिया था। मैंने तो इस बात की ख्वाब में भी कल्पना नहीं की थी कि अक्षय मेरे साथ ऐसा करेगा। वो सिर्फ एक दिखावा नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। वह मुझे जहन्नुम में पहुंचाना चाहता था, जिसके साथ मैं स्वर्ग की कल्पना कर रही थी। सांस लेने के लिए रुक गई, फिर पुनः बोली, मेरा तो दिमाग चक्कर घिन्नी बना हुआ था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे तैसे खुद को संभाला। फिर अक्षय वकील से मिलने को कहकर चला गया। यह भी एक भ्रम था। वह किसी वकील के पास नहीं बल्कि मेरे पापा के पास जा रहा था, ताकि अब तक की जो प्रोग्रेस हुई थी उसके सिलसिलेवार पूरी जानकारी दे सके। काफी दिमाग लगाने के बाद मुझे लगा कि मुझे यह बात जाननी चाहिए कि अक्षय किसके साथ मिलकर मुझे बनवाना चाहता था और क्यों। गोलियां कौन बदलेगा और क्यों? आखिर उसकी मुझसे क्या अदावत है? आगे का सारा मामला क्या है? मैंने कुछ सोचकर पापा को फोन किया और सब कुछ बता दिया। तब तक अक्षय वहां पहुंचा ही नहीं था। पापा भी वह सब कुछ सुनकर सन्न रह गए। पापा ने फिर अनोखे लाल अंकल जी को फोन किया। फिर सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान बस इतना ही था कि तुम्हारे प्लान को ही तुम्हारे ढंग से परवान चढ़ने देना, ताकि प्लान की कामयाबी के बाद, जैसा कि अक्षय ने होटल के रूम में फ़ोन पर तुमसे बात कर कहा था, तुम दोनों जश्न मनाने के लिए कहीं मिलते और हम लोग तुम तक आसानी से पहुंच जाते, जैसा कि हम पहुंच भी गए। मनीष ने तो गोलियां बदल दी थी। फिर जब हमें तुम्हारा सारा प्लान पता लग गया था, इस बार राधा मोहन बोला, तो ये बात भी पता चल गई कि रिवॉल्वर की गोलियां बदली जाएंगी। हम जानबूझकर खुलकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे तुम लोगों को जरा भी भनक पड़े। हमें तुम्हारा प्लान पता चल गया था, इसीलिए जैसा तुम लोगों ने और मनीष ने किया वो सब हमने होने दिया। बाद में असली गोलियों की जगह फिर से नकली गोलियां बदल दी थी। तुम दीक्षा को मरते हुए देखना चाहते थे, इसीलिए मैंने दीक्षा को बता दिया था कि उसे मरने का नाटक करना है। इसीलिए उसने बाजार में जाकर खून से भरे गुब्बारे, जैसा कि हम फिल्मों में देखते ही हैं, दीक्षा ने खरीद लिए। यानी होटल में जो गोली चली दीक्षा पर वो नकली थी। जूही दांत पीसते हुए बोली, सब कुछ जानकर भी कौन बेवकूफ अपनी जान से अजीज औलाद पर असली गोली चलाएगा। मैं भी वहां ऐन वक्त पर पहुंच गया था, ताकि अक्षय दीक्षा को चेक ना कर सके कि वो जिंदा है या मर चुकी है। आपने कहा था कि आपको होटल में टिप मिली है कि कुछ अपराधियों को पकड़ना है जो कि अनैतिक डील के लिए वहां पर आते। अक्षय ने चौंक कर पूछा। अनोखे लाल सिर्फ मुस्कुराया। और शमशान घाट पर किसकी चिता जली थी? जूही बोली, तुम्हारी नजरों में तो दीक्षा की ही रही होगी, पर वो लाश किसी दूसरी लड़की की थी जिसे दीक्षा की शक्ल दी गई थी, और ये सारा इंतजाम अनोखे लाल ने किया। उसके लिए ऐसे इंतजाम करना बाएं हाथ का खेल है।
जवाब राधा मोहन ने दिया। हम चाहते तो अक्षय को पकड़कर सब कुछ उगलवाने की कोशिश कर सकते थे, पर हमने सोचा कि चलो थोड़ा दिमाग वाला खेल खेलते हैं। दिमागी कसरत में मुझे बहुत मज़ा आता है, और सच मानो मुझे बहुत मज़ा आया। अनोखेलाल हंसकर बोला, शमशान घाट में खून की रिपोर्ट के बारे में आपने झूठ बोला? अनोखेलाल फिर अदा से मुस्कुराया और बोला, ठीक समझी मोहतरमा, मैं असली साजिशकर्ता को भ्रम में रखना चाहता था। जूही के झगड़ों का कसाव बढ़ने लगा। खुद का प्लान चौपट हो जाने की वजह से वह घायल नागिन बनती जान पड़ रही थी। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, सिवाय एक प्रश्न के, और वो ये कि आपने मोहतरमा इतना खतरनाक खेल क्यों खेला? आखिर राधा मोहन जी और जगजीवन जी से आपकी क्या दुश्मनी थी? इस सवाल पर अगर जवाब की रोशनी डालेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। अनोखेलाल जूही पर नजर साधते हुए बोला। जूही ने बेचैनी से पहलू बदला। अक्षय को छोड़कर सबकी नजर उस पर ही लगी हुई थी। बोलो मोहतरमा। ऐसा मैंने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए किया। अंततः जूही को बोलना पड़ा। अनोखेलाल ने राधा मोहन की तरफ देखा। राधा मोहन के चेहरे पर हैरत थी। वह आगे बढ़कर आया और असमंजस में बोला, भाई? हाँ, मेरा बड़ा भाई, जो मेरे लिए माँ बाप सब कुछ था। पर उसकी मौत का बदला तुम हमसे क्यों लेना चाहती थी? क्योंकि उसकी मौत के जिम्मेदार आप ही लोग थे। जूही जहर बुझे स्वर में चिल्लाकर बोली, मैं अभी भी कुछ नहीं समझ रहा हूं। राघव मेरा भाई था। राघव? कहीं तुम उस राघव की बात तो नहीं कर रही हो जो कई महीने पहले? हाँ, मैं उसी राघव की बात कर रही हूं जिसे तुम लोगों ने पहाड़ों पर आई अचानक बाढ़ में मरने के लिए छोड़ दिया था। राधा मोहन सोच में पड़ गया था, फिर जल्दी से बोला, ये गलत है। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हें पता कैसे चला कि राघव हमारे साथ था? भैया ने शाम को फोन करके सब कुछ बताया था कि वह अपनी फैक्ट्री के मैनेजर व मालिक के साथ है। और अगले दिन जब सब लोग बाढ़ में बहकर किसी टापू पर पहुंचे, किस्मत से फोन उनके पास था जो काम कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि वो आप लोगों के साथ थे और वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो किसी सुरक्षित जगह ले जाने वाला था, और तुम लोग सही सलामत लौट गए क्योंकि तुम लोगों के पास मोटी रकम थी देने के लिए। मेरे भाई के पास नहीं थी, इसलिए वो नहीं लौट पाया। और पहाड़ी क्षेत्र से बचाने के बाद हेलीकॉप्टर वालों को रिश्वत देने की बात मीडिया में राधा मोहन ने कही भी नहीं थी। तुम शायद सच मानो या ना मानो, पर ईश्वर साक्षी है, हमने राघव को हेलीकॉप्टर में ले जाने के लिए पूरे टापू में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। उस समय हालात बड़े विकट थे। हर तरफ लोगों की चीख पुकार मची हुई थी। हर आदमी जीना चाहता था। हेलीकॉप्टर एक उम्मीद बनकर आया था हमारे पास, और उन कमीनों ने साफ कह दिया था कि उन्हें रिश्वत देना होगा, तभी वो उन्हें बचाएंगे। और हमने वही किया। हमने हेलीकॉप्टर वालों की बात मान ली। इसमें मेरे जगजीवन की, उसकी पत्नी व राघव की बात भी शामिल थी। राघव 4-5 दिन से हमारे साथ था। हम कैसे अकेला टापू पर छोड़ सकते थे? पर वो ऐन वक्त पर हमें ढूंढने पर भी नहीं मिला। टापू का हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके बाढ़ में समाता जा रहा था, और किसी भी वक्त पूरा टापू बाढ़ में समा सकता था। इसलिए ज्यादा खोजबीन करने का टाइम भी हमारे पास नहीं था। राघव शायद टापू के साथ ही बाढ़ में पहले ही बह गया था, इसलिए ढूंढने पर भी नहीं मिला। तुम खुद को मेरी जगह रखकर सोचो और बताओ कि उस वक्त जो हमने किया वो सही था या गलत। जूही गंभीर होती जान पड़ रही थी। मेरी एक औलाद है और मैं उसकी कसम खाकर कहता हूं कि मैंने जरा भी झूठ नहीं कहा है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो। राधा मोहन ने अपनी कोट की जेब से रिवॉल्वर निकालकर मेज पर रख दी। अपनी इच्छा पूरी कर लो। अनोखेलाल ने हड़बड़ाकर राधा मोहन की तरफ देखा। तभी जूही लड़खड़ाई और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। जूही ने आंखें खोली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके बेड के पास राधा मोहन, दीक्षा, अनोखेलाल और सबसे करीब अक्षय खड़ा था। जूही को होश आने पर राधा मोहन ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मुझे नहीं पता था कि तुमने अभी भी मुझे माफ किया है कि नहीं, पर यकीन मानो मैंने जो कहा था वो एकदम सच था। जूही की आंखें भर आई। मुझे माफ कर दीजिए, वह रुधे हुए स्वर में बोली। माफी की कोई बात नहीं, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। गलतियां तो सभी से होती हैं, पर मैंने जो गलती की अगर वो पूरी हो जाती तो। पूरी तो नहीं हुई ना,
राधा मोहन मुस्कुराया, पास खड़ी डॉक्टर से कहा, इलाज में जितना भी पैसा लगे मैं दूंगा, पैसे की कोई चिंता नहीं है, बस मेरी बच्ची का कैंसर ठीक होना चाहिए। ठीक हो जाएगा, मैंने चेक कर लिया है, कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज पर ही है, डॉक्टर बोला। मैं अक्सर कहती थी कि आई लव हेट स्टोरी, क्योंकि मुझे हेट स्टोरीज बहुत पसंद थी। तुम मेरी लाइफ में आए तो मुझे प्यार का एहसास हुआ, पर मैं नहीं जानती थी कि खुद मेरी स्टोरी हेट स्टोरी साबित होगी। मुझे लव स्टोरी में ही नहीं पढ़ना चाहिए था, दीक्षा उदास होकर बोली। फिर राधा मोहन, अनोखेलाल और दीक्षा वहां से जाने लगे। दीक्षा गेट पर ठिठक गई, पलटी। उसने देखा अक्षय जूही के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। न जाने क्या सोचकर उसकी आंखें भर आई, और जैसे ही आंखों से आंसू बाहर निकलने लगे, वह पलटी और तेजी से बाहर निकल गई।